हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का जॉनटेक डिजिटल क्लासेज में। हम यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आज का डिप्लोमा का पेपर हुआ है जेईएन पद के लिए, उसका सॉल्यूशन और आंसर की के साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि जो भी आप लोगों का पेपर हुआ है उस पेपर के अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स क्या होंगे और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे टेक्निकल पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। The shape of the bending moment diagram of a simply supported beam carrying linearly varying load। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कोई भी आपका अगर यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस सिंपली सपोर्टेड बीम पर जो आपका लोड लग रहा है वो कैसा है, लीनियरली वेरिंग है। तो लीनियरली वेरिंग की अगर बात करेंगे अपन, तो लीनियरली वेरिंग के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये सपोज दैट आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम पर आपका यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो कैसा है, लीनियरली वेरिंग। लीनियरली वेरिंग का मतलब ये आप लोगों का यहाँ पर कुछ एक जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कुछ W पर मीटर तक ये लोड जा रहा है। तो अगर अपन यहाँ पर लीनियरली वेरिंग लोड की बात करते हैं तो अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि लीनियरली वेरिंग लोड के लिए जो अपन यहाँ पर SFD बनाते हैं वो SFD आप लोगों का यहाँ पर किस प्रकार का बनता है, वो बनता है आपका 2 डिग्री पैराबोला। और जो आपका BMD बनता है वो BMD बनता है आपका 3 डिग्री पैराबोला। या फिर अपन बोल सकते हैं इसको, यहां पर जो ये होगा ये सिंपल पैराबोला होगा, जबकि ये जो पैराबोला होगा ये आपका यहां पर क्यूबिक पैराबोला होगा, जो की चीजें आप लोगों को यहां पर क्लास में अच्छे से डिस्कस कराई गई थी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक कर्व। यहां पर आंसर क्या होगा आपका, क्यूबिक कर्व। ये आपका यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड गेज लेंथ ओवर विच द एक्सटेंशन इज टू बी मेजर्ड टू डिटरमाइन परसेंटेज एलोंगेशन ऑफ ए स्पेसिमेन विद इनिशियल क्रॉस सेक्शन इज। तो यहां पर अपने पास क्या होगा कि जो अपन माइल्ड स्टील का टेस्ट करते हैं, तो माइल्ड स्टील का जो टेस्ट करेंगे उसका अपन यहां पर एक प्रॉपर स्पेसिमेन तैयार करते हैं। उस स्पेसिमेन का अपने को यहां पर क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड गेज लेंथ पूछी गई है। तो स्टैंडर्ड गेज लेंथ यहां पर क्या होती है, अगर गेज लेंथ की बात करेंगे तो गेज लेंथ होती है आपकी 5.65 रूट AC। ये आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, गेज लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सी यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कॉज्ड बाय 3 इक्वल लोड्स स्पेस्ड अपार्ट एट इक्वल इंटरवल ऑफ L/3 ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर आपके यहां पर 3 लोड लग रहे हैं और तीनों कैसे हैं, इक्वल हैं, W/3, W/3 और W/3। ठीक है, और आपके यहां पर क्या है, इंटरवल जो उनके बीच का है वो कितना है, L/3। तो यहां पर अपन देखते हैं एक बार, ये सपोज दैट सेंटर में अपन ने यहां पर W/3 कोई भी लोड लगाया। अब यहां पर अपन दूसरे लोड की बात करते हैं, तो दूसरा जो लोड है वो इस सेंटर वाले लोड से W/3 डिस्टेंस पर, सॉरी L/3 डिस्टेंस पर आपका सिचुएटेड है। तो अपन यहां पर दूसरा लोड लगाते हैं, ये सपोज दैट आपका दूसरा लोड है और ये भी कितना है, W/3। और यहां से L/3 डिस्टेंस पर आपका दूसरा लोड लगा हुआ है, सपोज तीसरा लोड लगा हुआ है, और ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है, L/3, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, L/3। अब ये जो आपकी यहाँ पे बची हुई डिस्टेंस रह गई वो कितनी रह गई, यहाँ पर ये डिस्टेंस रह जाएगी आपकी L/6 और ये डिस्टेंस भी कितनी रह जाएगी, L/6। अब आप यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको बताना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। ये सपोज दैट रिएक्शन है आपकी RA और ये सपोज दैट रिएक्शन है आपकी RB। आपको पता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो अगर अपन बात करें तो RA प्लस RB इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, W। ठीक है, आपका यहां पर जो ये सेक्शन बन रहा है एक सिमेट्रिकल सेक्शन है और सिमेट्रिकल सेक्शन की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि सिमेट्रिकल सेक्शन में जो आपके यहां पर सपोर्ट होते हैं उन सपोर्ट में आपका जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन RA इक्वल टू RB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W/2। ठीक है, तो ये आपकी यहां पर प्रॉपर्टी से RA और RB की वैल्यू कितनी आ गई, W/2। आपको चाहिए क्या वैल्यू, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। अगर आप इसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हो तो मैं यहां पर बात करता हूं मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, RA इंटू ये कितना हो जाएगा आपका
L/3 प्लस L/6। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? L/3 प्लस L/6, मतलब मैं कह सकता हूं ये L/2। तो RA इंटू L/2, जो कि आपका यहां पर कैसा दे रहा है? सैगिंग मूवमेंट दे रहा है। जबकि W/3 की बात करेंगे तो ये कैसा देगा आपका? ये हॉगिंग मूवमेंट देगा। तो इसको अपन माइनस कर देते हैं, W/3 इंटू ये वाला जो मूवमेंट है ये आपको यहां पर हॉगिंग दे रहा है, अपन किसके अबाउट ले रहे हैं? सेंटर के अबाउट ले रहे हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? L/3। ठीक है, तो ये अपने पास मूवमेंट निकल के आ जाएगा एट द पॉइंट। सपोज दैट मैं इसको नाम दे देता हूं, ये A है, ये B है और ये आपका C है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मूवमेंट एट C। RA कितना हो जाएगा अपने पास? W/2 इंटू L/2 माइनस W/3 इंटू L/3। वापिस इसको सॉल्व करते हैं, WL/4 माइनस WL/9। इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम आया अपने पास 36, 4 नाम 36, तो ये हो गया 9WL माइनस 4WL। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 5WL अपॉन 36। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5WL/36। अब अपने पास यहां पर इसने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है, तो आप लोग यहां पर इस वाले पॉइंट के अंडर आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो और इसके अंडर भी चेक कर सकते हो। आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो इससे कम आएगा। तो इस केस में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे मिलेगा? सी सेक्शन पर मिलेगा। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर रिलेटेड बाय। शियर फोर्स और अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो इसको रिलेट किस प्रकार से करते हैं, जो कि आपको यहां पर क्लास के अंदर बताया गया था कि जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को अगर रिलेट करोगे तो जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो बेंडिंग मोमेंट का अगर आप लोग स्लोप देखते हो तो वो आपको यहां पर किसका वैल्यू बताएगा? शियर फोर्स की वैल्यू बताएगा। तो आपका यहां पर जो ये रिलेशन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? डी बन रहा है कि बेंडिंग मोमेंट का स्लोप जो है वो किसको बताता है? किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स को बताता है। Sorry. A column is structural member designed primarily to take which of the following type of load। जो कॉलम होता है वो कॉलम किस प्रकार का लोड लेता है? तो आपको यहां पर पता है कि कॉलम हमेशा आपका कौन सा लोड लेगा? कंप्रेसिव लोड लेगा। और कंप्रेसिव लोड के अंदर वो बकल भी हो सकता है और क्रश भी हो सकता है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? डी यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज गिवन बाय। नॉमिनल यहां पर क्या बताना है अपने को? शियर स्ट्रेस बताना है। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस अपन ने क्लास के अंदर बहुत बार डिस्कस किया था। नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होता है? tau v इक्वल टू V अपॉन BD। मैंने आप लोगों को बताया था कि शियर स्ट्रेस अगर आप लोग IS 456 के अंदर मानते हो तो IS 456 के आंसर क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपका पैराबोला होता है और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होता है? आपका रेक्टेंगल होता है। लेकिन जब आप इसको नॉमिनल के अंदर बात करते हो, नॉमिनल शियर स्ट्रेस की बात करते हो, तो इसको आप लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हो? इसको आप एक रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो और ये क्या हो जाएगा आपका? D और ये क्या हो जाएगा आपका? B। तो ये एक रेक्टेंगल आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया, तो ये क्या होता है? शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है? V और एरिया आपका BD। तो यहां से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? tau v इक्वल टू VU अपॉन BD। तो आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए चैनल। हाइड्रोलिक रेडियस आपको यहां पर ज्ञात करनी है। तो हाइड्रोलिक रेडियस को अपन R से बताते हैं। हैविंग मीन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। इफ द सिल्ट फैक्टर इज 1.0, सिल्ट फैक्टर कितना है आपका? 1.0। द चैनल इज डिजाइंड बाय लेसी थ्योरी। लेसी थ्योरी क्या कहती है? लेसी थ्योरी कहती है R इक्वल टू 5/2 V स्क्वायर अपॉन F। तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू V कितना है? 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। तो यहां पर ये आपका स्क्वायर कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 मीटर यहां पर आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सी नहीं है? मतलब नकदी क्रॉप, नकदी फसल की अगर बात करेंगे तो कौन सी नहीं है? शुगर केन है, जूट है, तंबाकू ये भी है, लेकिन राइस जो है ये आपके यहाँ पर कैश क्रॉप नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर राइस, यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर यहाँ पर राइस हो जाएगा।
नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डी इज हेक्टेयर पर क्यूमेक, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन मीटर, बेस पीरियड बी इन डेज इज गिवन बाई। तो ये तो आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पढ़ाया गया है आप लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी द सिल्ट ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ ए कैनाल इज प्रोपोर्शनल टू। सिल्ट यहां पर अपन अगर कैनेडी की बात करें तो कैनेडी ने यहां पे सिल्ट ट्रांसपोर्टिंग पावर क्या जो है एक फॉर्मूला दिया। सिल्ट ट्रांसपोर्टिंग पावर मतलब यहां पर एक सिंपल डिस्चार्ज के बारे में बोला और उसने यहां पर फॉर्मूला दिया Q इज इक्वल टू ए आपका यहां पर कांस्टेंट है इनटू बी, बी यहां पर विड्थ है इनटू वी, वी की पावर 2.5। ये आपका यहां पर फॉर्मूला दिया। ए यहां पर कांस्टेंट, बी आपकी यहां पर बेस विड्थ है, ठीक है, कैनाल की, और वी क्या है आपकी वेलोसिटी है और वी की पावर 2.5। तो अगर अपन यहां पर आंसर लगाएं तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पर रिलेशन आ जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या हो गया आपका, डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेथड ऑफ इरिगेशन बाय विच ईच ट्री इज सराउंडेड बाय ए बॉर्डर टू फॉर्म पूल व्हेन वाटर इज अप्लाइड इज कॉल्ड। तो आप लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा कि जब आप लोगों को इरिगेशन पढ़ाई गई थी, इरिगेशन के अंदर पढ़ाया गया था कि अगर आप लोग यहां पर बॉर्डर इरिगेशन की बात करते हो तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि उसके अंदर बॉर्डर्स बना दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप बेसिन इरिगेशन की बात करते हो तो उसके अंदर यहां पर क्या किया जाता है, पर्टिकुलर एक जो आप लोगों का यहाँ पर पेड़ होता है उस पेड़ के लिए अलग से बेसिन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो गार्डनिंग में आप लोगों का एक कोई बड़ा पेड़ है, सपोज दैट आम का पेड़ है, तो उस आम के पेड़ के लिए अलग से यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक बेसिन बनाया जाता है, एक पूल बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बेसिन इरिगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग में रिजल्ट फ्रॉम, वाटर लॉगिंग किससे हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है एडुकेट ड्रेनेज, एडुकेट ड्रेनेज से आपकी वाटर लॉगिंग नहीं हो सकती। इन एडुकेट अगर ड्रेनेज होगा तो आपकी वाटर लॉगिंग होगी। दूसरा है ओवर इरिगेशन, तो ओवर इरिगेशन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ज्यादा इरिगेशन करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगी, उसकी वाटर लॉगिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है लेस रेन, लेस रेन से तो ऐसे ही आप लोगों की वाटर लॉगिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है इवोपरेशन, इवोपरेशन अगर ज्यादा होगा तो भी वाटर लॉगिंग का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओवर इरिगेशन। द टर्म ट्रू रिजाइम, फाइनल रिजाइम आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। कौन सी थ्योरी में आप लोगों की यहाँ पर ट्रू रिजाइम, फाइनल रिजाइम, इनिशियल रिजाइम, ये रिजाइम यहाँ पर यूज किए थे। तो ये जो रिजाइम यहाँ पर यूज किए थे वो किए थे आपके लेसी थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विकसैंड इजे, क्विकसैंड क्या है, जब मैंने आपको सॉइल पढ़ाई थी तो यहाँ पर स्पेशली एक क्वेश्चन कराया था और उसके अंदर बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, मैंने बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये क्या होता है, आपका फ्लो कंडीशन होती है किसके अंदर, कोहेजन लेस सॉइल के अंदर। ये वर्कबुक में अंदर भी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इवेंट इज, इवेंट क्या होता है। अगर आप लोग यहां पर सीपीएम पार्ट की बात करोगे तो एक होती है आपकी एक्टिविटी जिसको अपन एरो से दिखाते हैं और एक होता है आपका इवेंट। इवेंट को अपन यहां पर गोले के द्वारा या फिर सर्कल के द्वारा या फिर अपन रेक्टेंगल के द्वारा या फिर अपन स्क्वायर के द्वारा इसको दिखा सकते हैं। तो इवेंट आप लोगों की यहां पर एक क्या हो रहा है कि एक आप लोगों ने कोई भी काम किया और दूसरा काम आप लोग करने जा रहे हो, उन दोनों के बीच की जो एक्टिविटी हो रही है उसको अपन एरो से दिखाते हैं और ये आप लोगों के कंप्लीशन को बता रहे हैं कि एक काम से दूसरा काम यहां तक हो गया, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल ये नहीं होता है, डमी एक्टिविटी नहीं होती है, ए यूजफुल क्राइटेरिया नहीं होता है, द स्टार्ट एंड और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी और द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटीज है जो यहां पर स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है उन्हीं को ही अपन क्या बोल देते हैं, इवेंट बोल देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। डिस्टेंपर इज ए टाइप ऑफ, डिस्टेंपर में आप लोगों को यहां पर पढ़ाया गया था कि डिस्टेंपर जो होते हैं वो आपके यहां पर क्या होते हैं, वाटर पेंट होते हैं। ऑयल पेंट आप लोगों के यहां पर क्या रहेंगे जिसके अंदर आप लोग यहां पर ऑयल यूज करते हो, टर्पेंटाइल ऑयल यूज करते हो, तो वो आपके यहां पर उसके अंदर क्लासिफाइड हो जाएंगे। तो डिस्टेंपर क्या हो जाएगा आपका, वाटर पेंट हो जाएगा। सीपीएम इज ए,
सीपीएम आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है पर्ट होता है और एक होता है सीपीएम। अगर सीपीएम की बात करेंगे तो सीपीएम आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, जबकि पर्ट जो होता है वो होता है आपका इवेंट ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाय। तो ये आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि क्लास के अंदर भी कराया गया था आप लोगों को। तो यहां पर अगर आप लोग साउंडनेस कोई भी पोर्टलैंड सीमेंट की अगर आप लोग चेक कर रहे हो तो पोर्टलैंड सीमेंट की जो साउंडनेस है वो किससे चेक करोगे? ली चैटलियर एपरेटस से आप लोग चेक करते हो। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्बल इज ए टाइप ऑफ रॉक। मार्बल यहां पर जब आपको स्टोन पढ़ाया गया था, जो स्टोन के अंदर स्पेसिफिक ये एग्जांपल लिखाया हुआ है नोट्स के अंदर कि मार्बल जो है वो आपकी कौन सी रॉक होती है? मेटामॉर्फिक रॉक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द preparation of surface of stone to obtain plane edges or to obtain stones of required size and shape is known as। अगर आपको कोई भी स्टोन जो नेचुरल मिल रहा है वो आप लोग एज इट इज यूज नहीं कर रहे हो, उसको प्रॉपर आप लोग साइज दे रहे हो, शेप दे रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं यहां पर उसको बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। उसकी आप लोग ड्रेसिंग कर रहे हो। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए यहां पर आंसर हो जाएगा। उस स्टोन की ड्रेसिंग करी है और ड्रेसिंग करने के बाद आप लोगों ने उसको यूज किया है। नेक्स्ट क्या है? द टू मेन कंपाउंड्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट की अगर बात करेंगे तो यहां पर 4 कंपाउंड होते हैं। पहला होता है एलाइट, दूसरा होता है बिलाइट, तीसरा होता है सिलाइट और चौथा होता है फिलाइट। ठीक है, तो ये 4 कंपाउंड होते हैं। 4 कंपाउंड में अगर अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड की तो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एलाइट और बिलाइट। ठीक है, तो ये 2 कंपाउंड है जो कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है आप लोगों का C3S और दूसरा होता है C2S, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको गेन करते हैं। बाकी C3A और C4AF की बात करेंगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग बात करोगे तो यहां पे मेन कंपाउंड कौन से हो गए? C3S और C2S। तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ड्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। बिटुमिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बिटुमिन की अगर बात करेंगे तो बिटुमिन जो होता है आप लोगों का वो पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, डी यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स F, D is the depth and B is the width of the section, the maximum shear stress is। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, पहले भी मैं बता चुका हूं। ये यहां पर अपन ने देखा था VU अपॉन BD। ठीक है, तो VU क्या है? आपका शियर फोर्स है, B आपकी विड्थ है, D आपकी इफेक्टिव डेप्थ है। तो V शियर फोर्स है, उसी को अपन ने F से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका यहां पर फॉर्मूला बनेगा F अपॉन BD, जो कि आपका यहां पे क्लियरली क्लास के अंदर क्लियरली यहां पर बताया गया था। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम कवर टू द मेन बार्स इन आरसीसी कॉलम्स शुड बी। तो आरसीसी कॉलम्स की अगर बात करेंगे तो उनके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को जब आरसीसी पढ़ाई थी, तो वहां पर आप लोग जो क्लियर कवर प्रोवाइड करते हो, नॉमिनल कवर जो प्रोवाइड करते हो, वो आप लोगों का यहां पर स्लैब के अंदर होता है 20 mm। आपकी यहां पर बीम की बात करोगे तो 25 mm, कॉलम की बात करोगे तो 40 mm और फुटिंग की बात करोगे तो 50 mm। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 40 mm और डायामीटर ऑफ द बार। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क द मॉड्यूलर रेशियो इज जनरली टेकन एज। अगर आप लोग यहां पर मॉड्यूलर रेशियो की बात करोगे किसके लिए? आरसीसी ब्रिक वॉल के, सॉरी रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल के लिए अगर बात करते हो तो यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर होता है आपका 40। 40 आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा किसके लिए? मॉड्यूलर रेशियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए टू वे स्लैब द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स अकर्स ड्यू टू। स्लैब जब चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और उसके अंदर टू वे स्लैब पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि टू वे स्लैब में आप जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स को लिफ्टिंग से क्या करना है? बचाना है। तो यहां पर क्या करना है? कॉर्नर्स को, सॉरी इन ए टू वे स्लैब द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स अकर्स ड्यू टू। अकर्स यहां पर जो कॉर्नर्स है उनकी लिफ्टिंग क्यों होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। टॉर्जनल मूवमेंट ऑन द स्लैब, heavy shear load at the mid span, resultant shear force at the end, zero movement at the
सेंटर। तो यहां पर अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आप कॉर्नर्स पे क्या करते हो, टॉर्जनल रेनफोर्समेंट लगाते हो जिससे कि कॉर्नर्स को आप क्या कर सको, रोक सको उठने से। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड। अगर आपका यहां पर कोई भी कंक्रीट का मेंबर है और उसकी साइज जो है वो 45 मीटर से ज्यादा है तो आपको क्या देना होता है, एक एक्सपेंशन जॉइंट यहां पर देना होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। द कैंटिलीवर बीम एंड स्लैब द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज। अगर आप लोग कैंटिलीवर बीम के लिए बात करते हो तो कैंटिलीवर बीम के लिए मैंने स्पेशल मॉडल प्रोविजन लिखवाया था आप लोगों को कि जो L/D है, L/D का रेशियो आप लोग 7 से ज्यादा नहीं लेते हो। ठीक है, तो L/D जो है आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मैन स्टील बार्स इन आरसीसी सर्कुलर कॉलम मस्ट बी। आरसीसी सर्कुलर कॉलम जब मैंने पढ़ाया था यहां पर तो उसके अंदर बताया था कि मिनिमम जो रेनफोर्समेंट ली जाती है वो कितनी ली जाती है, 6 ली जाती है। अगर रेक्टेंगुलर की बात करेंगे तो मिनिमम 4 होती है। डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट। डिफ्लेक्शन का अगर क्राइटेरिया की बात करें तो मैंने उस टाइम जब कॉर्डल प्रोविजन पढ़ाए थे तब बताया था कि डिफ्लेक्शन को आप लोग किस पे, डिफ्लेक्शन जो आपका यहां पर डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है स्पान बाई डेप्थ रेशियो पर, जो कि कितना होता है 7 कैंटिलीवर के लिए, 20 होता है आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए और 26 होता है आप लोगों का कंटिन्यूअस स्लैब, सॉरी कंटिन्यूअस बीम के लिए। तो ये आपके यहां पर रेशियो होता है। तो यहां पर ये रेशियो 10 मीटर लेंथ तक ही क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। उसके बाद आप लोगों को करेक्शन लगाना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल्स आर बेसिकली। सॉइल क्या होती है आप लोगों की, तो सॉइल्स यहां पर आपकी क्या होती है, ऑर्गेनिक भी होती हैं और इनऑर्गेनिक भी होती है। फर्स्ट लेक्चर जब सॉइल का हुआ था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि सॉइल जो होती है वो इनऑर्गेनिक भी होती है और ऑर्गेनिक भी होती हैं। तो आंसर आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, कुछ एक कंडीशंस में आपका डी भी सही हो सकता है। ठीक है, मिनरल्स भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉइल आपकी मिनरल के रूप में नहीं होती है। तो यहां पर जो आंसर है वो थोड़ा सा यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बाकी यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो आप लोगों का यहां पर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इंडिपेंडेंट स्प्रेड फुटिंग ऑफ 2 कॉलम्स आर कनेक्टेड बाय ए बीम। ठीक है, आपको यहां पर क्या करना है, एक कॉलम ये है और दूसरा कोई कॉलम ये है और इसके बीच में आपने क्या लगा दी, एक बीम लगा दी। ठीक है, ये बीम मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने फुटिंग पढ़ाई थी कि ये जो आपकी बीम है इस बीम को आप लोग क्या बोलोगे, इस बीम को आप लोग बोलते हो स्ट्रैप फुटिंग। ठीक है, तो ये जो बीम है ये कौन सी हो जाएगी, आपकी स्ट्रैप फुटिंग यहां पर हो जाएगी। सॉरी, ये जो फुटिंग है वो कौन सी हो जाएगी, स्ट्रैप फुटिंग। द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज नॉन एज। मिनिमम प्रेशर अगर आप लोग बात करोगे तो मिनिमम प्रेशर कौन से टाइप में होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, सीपेज प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो सबसे कम जो होता है वो कौन सा होता है आप लोगों का, के। उसके बाद कौन सा होता है, रेस्ट वाला आपका कोफिशिएंट, और उसके बाद होता है के। तो ये रिलेशन भी मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ाए थे। तो उस टाइम मैंने यहां पर बताया था कि सबसे कम कौन सा होगा आपका, एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इन लेबोरेटरी यूजिंग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर गिविंग ब्लोज टू सॉइल इज। तो यहां पर आप लोगों को जब लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट मैंने पढ़ाया था, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर मैंने बताया था कि उसके अंदर जो आपकी यहां पर वेट होता है हैमर का वो होता है 2.54 kg। ठीक है, जो कि आप लोगों का यहां पर पाउंड के अंदर यूज किया जाता है। अगर उसी डेटा को अपन ने आईएस कोड के अंदर यूज किया और वो आप लोगों का यहां पर कितना हो गया, वो आपका यहां पर यूज किया और यूज करके वो बना दिया 2.6 kg। उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उसी को एज इट इज यूज ले लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैव द हाईएस्ट इम्परमिबिलिटी। इम्परमिबिलिटी अपारगम्यता के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने यहां पर जब आप लोगों को पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था कि जितनी ज्यादा महीन सॉइल आप लोग लोगे तो आपकी परमिबिलिटी कम होती चली जाएगी। मतलब किले साइड अगर आप लोग जा रहे हो तो आपकी परमिबिलिटी कम है, और कोर्स सैंड साइड जा रहे हो या फिर अपन ग्रेवल साइड जा रहे हैं तो परमिबिलिटी ज्यादा होगी। तो अपन यहां पर देखते हैं सबसे जो महीन आपकी यहां पर सॉइल होगी वो कौन सी होगी, सिल्ट, कोर्स सैंड, कॉबल्स या फाइन सैंड। कॉबल्स जो है आप लोगों के यहां पर एक प्रकार है ग्रेवल का, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोर्स सैंड भी, फाइन सैंड भी नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिल्ट यहां पर सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है और इसकी इंपरमिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर पूछा क्या गया, हाईएस्ट इंपरमिबिलिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिल्ट यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, A soil has a liquid limit 40% and plasticity index of soil is 20%। यहां पर आप लोगों को लिक्विड लिमिट दी हुई है, वो कितनी है, 40%। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, 20%, जो कि यहां पर फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था जब सॉइल पढ़ाई थी, WL माइनस WP। तो यहां पर पूछा गया प्लास्टिक लिमिट क्या होगी, तो प्लास्टिक लिमिट क्या हो जाएगी, IP की वैल्यू 20 है, WL की वैल्यू 40 है और WP की वैल्यू आपको यहां पर पता नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, WP को इधर लेके आते हैं तो WP इक्वल टू 40 माइनस 20, ठीक है। 40 माइनस 20 किया तो आंसर क्या आ गया आपका 20। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन मैंने वर्कबुक के अंदर भी आप लोगों को करवाया था। द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज मैक्सिमम इन। कैपिलरी राइज आपको सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलेगा, तो कैपिलरी राइज आपका सबसे ज्यादा उन मृदा के अंदर मिलेगा, उन सॉइल के अंदर मिलेगा जिसके अंदर क्या होगा, आपका जो फाइननेस है वो ज्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा फाइननेस उतनी कम परमिबिलिटी और उतनी ही ज्यादा क्या मिलेगी आपको, कैपिलरी राइज मिलेगा। तो कैपिलरी राइज सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, सबसे ज्यादा होगा आपका कॉलॉइड्स के अंदर। कॉलॉइड्स का जो सरफेस एरिया है वो किले से भी क्या होता है, कम होता है। तो इसके अंदर आपको जो कैपिलरी राइज है वो सबसे ज्यादा मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉलॉइड्स यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोर्स ग्रेन सॉइल हैज ए वाइड रेशियो E इक्वल टू 0.7। वाइड रेशियो कितना है, 0.7 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70। The critical gradient at which the quicksand condition occurs is। quicksand conditions यहां पर कब हो सकती है, तो critical gradient के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E। G कितना है 2.70 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.70। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.70 और ये कितना हो जाएगा 1.70। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए सॉइल इज। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो सॉइल के लिए कितनी होती है, तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की अगर बात करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, Cu। Cu की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, या तो इक्वल या फिर ग्रेटर देन 1 होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि Cu की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 4 होती है वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए ग्रेटर देन 6 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लाईवुड इज डिटरमाइंड बाय। प्लाईवुड की अगर बात करेंगे तो प्लाईवुड को आप लोग डिटरमाइन किस प्रकार से करते हो, या फिर अपन बात करें प्लाईवुड को जब अपन खरीदते हैं तो किस प्रकार से खरीदते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लाई होती है वो प्लाई को अपन जब बाजार के अंदर जाते हैं तो बाजार के अंदर क्या बोलते हैं, 6 mm प्लाई या 4 mm प्लाई या 8 mm प्लाई। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्लाई होती है वो प्लाई की थिकनेस अपन यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग फ्रेम्स शुड बी। मॉइस्चर कंटेंट जो बिल्डिंग फ्रेम्स होते हैं, बिल्डिंग फ्रेम्स के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना लिया जाता है, तो जब अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर टिम्बर की, एक्चुअल यहाँ पर जो मेजरमेंट किया जाता है वो 12% पर है। लेकिन जब अगर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर की, तो स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए ये वैल्यू जो है वो कुछ बढ़ा दी गई है और आंसर इसका यहाँ पर क्या होगा 30 into 20% यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the approximate estimate for a building having a total carpet area। टोटल कारपेट एरिया कितना दे रखा है आपको,
कारपेट एरिया कितना दिया है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोविजन एज 10% एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर वॉल एंड वरामडा। वरामडा और वॉल के लिए कितना दिया है अपन ने, वॉल एंड वरांडा, वरांडा के लिए कितना दिया है अपन ने 10% एक्स्ट्रा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है यहाँ पे अपने को ढंग से। एक्स्ट्रा प्रोविजन 10% एरिया प्रोवाइडेड फॉर वॉल एंड बरामदा। द प्लिंथ एरिया रेट इज 1000 पर स्क्वायर मीटर। प्लिंथ एरिया रेट क्या है 1000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या बताना है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर ए बिल्डिंग। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अगर आप लोगों को दिया है और यहां पर रेट दे रखी है आपको प्लिंथ एरिया की, ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर क्या बताना है, प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करना है और उस प्लिंथ एरिया को आप लोग पर यूनिट रेट से, पर यूनिट एरिया से अगर यहां पर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल यहां पर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो यहां पर क्या करेंगे, अपने पास कारपेट एरिया कितना 300, आपको वॉल एंड वरामडा के लिए कितना दिया है 10% एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 30 मीटर स्क्वायर। तो टोटल यहां पर आपके पास प्लिंथ एरिया कितना हो गया 330 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो अगर पर यूनिट एरिया की बात करें तो उसकी रेट कितनी है 1000 पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट 330 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 3,30,000 यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या है 3,30,000, तो ये आपका सी यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने एस्टिमेशन के अंदर आप लोगों को स्पेशली करवाए थे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज। ये चीज आप लोगों ने आप डिटरमाइन की थी जब मैंने वीडियो आप लोगों को सॉल्यूशन कराया था, या फिर वीडियो जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एस्टिमेशन का, तो उसके अंदर मैंने आपको ड्राइव करवाया था कि जो आपका यहाँ पर सीमेंट होता है वो 1 मीटर क्यूब के अंदर जो कट्टे आते हैं वो कितने आते हैं 30 बैग आते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली आपके 29 पॉइंट कुछ आते हैं, जिनको अपन कन्वर्ट करके कितना यूज करते हैं कैलकुलेशन में 30 बैग अपन यूज करते हैं। तो आंसर इसका 30 बैग यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द बेंचमार्क इज 560.50, बेंचमार्क कितना है आपका 560.50 मीटर, एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना दे रखा है 561.365 मीटर। व्हाट विल बी द बैक साइड, बैक साइड कितनी होगी। तो यहां पर बेंचमार्क दे रखा है आप लोगों को, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखा है। सपोज दैट ये आप लोगों का यहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने लगाया है, ठीक है। अब आप लोगों को यहां पर बेंचमार्क दे रखा है, मतलब यहां का आरएल दे रखा है जो कि कितना है आपका 560.50, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, मतलब आप लोगों को ये वाली आप लोगों को हाइट दे रखी है, मतलब इसका आरएल दे रखा है, और ये है आपका 561.365। आपको क्या करना है बैक साइड निकालनी है। तो बैक साइड कौन सी होगी, ये वाली आपकी बैक साइड होगी। तो ये वाली यहां पर बैक साइड क्या हो जाएगी आप लोगों की 561.365। ये वाला जो आरएल है अपर आरएल में से अगर लोअर आरएल घटा दिया तो अपने पास बैक साइड निकल के आ जाएगी। तो 561.365 माइनस 560.50, तो यहां पर जो आपके पास आंसर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर 5 आ जाएगा, ये सॉरी ये भी आप लोगों का 5 होगा, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0.865। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 0.865, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज S25 डिग्री वेस्ट। ये आप लोगों का सपोज दैट यहां पर अपन ने क्वाड्रेंट बना लिए S25 वेस्ट। S कौन सा है आपका, ये है, और वेस्ट ये है। यहां से कितना एंगल है आप लोगों का, यहां पर एंगल है 25, ठीक है। व्हाट विल बी द इट इन द होल सर्कल बियरिंग, WCB बताना है आपको। तो WCB कहां से मेजर करेंगे अपन, यहां पर आप लोग नॉर्थ से मेजर करोगे। तो WCB कितना हो जाएगा 180 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 205 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इनवार टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ।
यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका वर्कबुक के अंदर भी डाला गया था, टेस्ट सीरीज के अंदर भी डाला गया था, बहुत जगह ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकल एंड स्टील। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तो आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ 1:2:4 कॉन्क्रीट इज। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे और यहाँ पर मैंने सबके रेशियो निकालना भी सिखाया था और सबकी क्वांटिटी निकालना भी सिखाया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पर टोटल अपने पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कॉन्क्रीट का 100 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट 100 मीटर क्यूब। अगर इसको मैं ड्राई कंक्रीट के अंदर कन्वर्ट करूं तो ड्राई कंक्रीट के अंदर क्या होता है, मैंने ये बताया था कि अगर आप लोग वेट कंक्रीट को ड्राई कंक्रीट के अंदर चेंज करते हो तो 50 to 55% एक्स्ट्रा वॉल्यूम आप लोग कंसीडर करते हो। तो मैंने अब यहां पर यह भी बताया था स्पेशली 1:2:4 के केस में कि यहां पर आप लोगों का जो टोटल आता है वो 7 आता है और 7 से 54 कटता है, तो आप लोगों को यहां पर 1.54 ही मानना है, उससे न तो कम न ज्यादा। ठीक है, आपको यहां पर कैलकुलेशन में इजी होगा। अगर कम मानते हो 1.52 भी लेते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको यहां पर कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 1.54। ठीक है, तो ये 1.54 अगर किया है तो टोटल अपने पास जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा, 154 मीटर क्यूब। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, क्वांटिटी किसकी निकालनी है आपको, सैंड की। तो सैंड क्या हो जाएगा आपका, सैंड इक्वल टू, सैंड का यहां पर आपको क्वांटिटी निकालनी है तो क्या होता है, सैंड का रेशियो जो कि कितना है 2 अपॉन टोटल रेशियो कितना 7 इंटू 154। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं अपन, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो ये कितना आ जाएगा 44 अपने पास यहाँ पर मीटर क्यूब सैंड आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने बहुत किए थे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ 3 डिग्री कर्व हैविंग 20 मीटर आर्क लेंथ। आर्क लेंथ आपकी कितनी है, 20 मीटर है और रेडियस कितनी है 3 डिग्री। तो यहां पर अपने पास फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डी डिग्री इक्वल टू 1146 डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, यहां पर डिग्री दे रखा है और यहां पर क्या पूछा है, आर्क लेंथ 20 मीटर आर्क लेंथ है और यहां पर क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर, तो ये क्या हो जाएगा, डी कितना है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1146 डिवाइडेड बाई डी। तो आर इक्वल टू 1146 डिवाइडेड बाई डी। डी क्या है आप लोगों का यहाँ पर, डिग्री, डिग्री कितना है 3, डिग्री कितना है यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसको सिंपली आप लोग डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 2 3 8 24, 3 दूनी 6, तो ये आपका 382 मीटर आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ए। अगर इसी क्वेश्चन में आपको 30 मीटर देता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये 1146 की जगह 1719 यहाँ पर हो जाता। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप थे जो आप लोगों के क्लास के अंदर करवाए गए थे कि कैसे आप लोग यहाँ पर ये रिलेशनशिप निकालते हो, तो ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आईएएस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल। सिल्ट साइज पार्टिकल की अगर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, पार्टिकल साइज बतानी है, तो सिल्ट साइज पार्टिकल कितनी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हो 0.075 से 0.002 mm के बीच के पार्टिकल, तो ये क्या होते हैं आपके सिल्ट साइज पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट, ए सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट कितनी दे रखी है आपको 45%, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है आपको 25%, श्रिंकेज लिमिट दे रखी है 14%। फॉर ए नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट दे रखा है 30%। ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। ये आपका लिक्विडिटी इंडेक्स होगा। W क्या होगा 30 माइनस WP क्या होगा 25 डिवाइडेड बाई WL कितना है आपका 45 माइनस WP कितना है 25, कितना हो जाएगा 30 माइनस 25, तो कितना हो गया ये 5 डिवाइडेड बाई 45 माइनस 25, ये कितना हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1/4।
आपको इसको परसेंटेज के अंदर अगर करना है तो परसेंटेज के अंदर आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20% यहां पर आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को सॉरी 25 यहां पर आपका आंसर होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25%, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी, ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन वर्कबुक के अंदर डाला गया था, टेस्ट सीरीज के अंदर भी डाला गया था। तो यहाँ पर क्या है, बल्क डेंसिटी दी है गामा बी इक्वल टू 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट 10%, ड्राई डेंसिटी आपको बताना है तो गामा डी इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्लू। तो यहाँ पर गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा बल्क 22 अपॉन 1.10, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत बार कराया था आप लोगों का, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर आया है। परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज अफेक्टेड बाय, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल यहाँ पर किस प्रकार से अफेक्टेड होती है, तो मैंने आप लोगों को कॉजनी कार्बन इक्वेशन बताई थी, और कॉजनी कार्बन इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल टू 1 अपॉन के गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर, या 1 अपॉन एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, सैंपल साइज, सैंपल साइज से कोई इफेक्ट नहीं है। ग्रेन साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर फ्लूइड, तो प्योर फ्लूइड जो आप लोगों का यहाँ पर यूज ले रहे हो फ्लूइड का, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग गामा डब्ल्यू से भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा गया, ग्रेन साइज, तो ग्रेन साइज का भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है कलर ऑफ द कंटेनर, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मटेरियल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर से कोई इफेक्ट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये रिलेशन देखना है, और रिलेशन के अंदर क्या आ रहा है, गामा डब्ल्यू और डी, मतलब इन दोनों का यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the compression resulting from a long term static load and consequent escape of pore water is known as, तो यहां पर क्या कर रहे हैं आप, कंप्रेशन लगा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, जिससे स्टैटिक लोड लगा रहे हो। ठीक है, आप यहां पर क्या कर रहे हो कि यहां पर एस्केप ऑफ पोर वाटर, पोर वाटर बाहर निकल रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर पोर वाटर बाहर निकल रहा है तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, कंसोलिडेशन की प्रक्रिया बोलते हो। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका बी, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। To obtain parallel lines, concentric circles and parallel curve is used in AutoCAD। AutoCAD के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कमांड पूछी गई है कि अगर आप लोगों को पैरेलल लाइंस बनानी है, कंसेंट्रिक सर्कल बनाने हैं या पैरेलल कर्व्स बनाने हैं, तो पैरेलल लाइंस, पैरेलल कर्व, कंसेंट्रिक सर्कल बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर जो कमांड यूज करते हो वो कमांड होती है आपकी ऑफसेट कमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पैलेट इन ऑटोकैड। प्रॉपर्टीज पैलेट अगर आपको देखना है तो उसके लिए जो आपकी की यूज की जाती है वो होती है Ctrl+1, यहां पर यूज की जाती है। आंसर यहां पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स ऑप्शंस इज यूज्ड टू ड्रॉ सर्कल बाय स्पेसिफाइड बाय। अगर आपको कोई भी सर्कल बनाना है और सर्कल अगर आप लोग यहां पर बनाना चाहते हो और यहां पर आप लोगों से 2 पॉइंट के बारे में पूछा गया है, तो ये चीज आप लोग यहां पर किसके अंदर यूज करते हो, डायामीटर के अंदर। ठीक है, और डायामीटर के 2 पॉइंट लेके आप लोग कोई भी सर्कल यहां पर बना सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, सेंटर एंड 2 एंड पॉइंट्स, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर 2 एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायामीटर, डायामीटर के 2 पॉइंट्स यहां पर लेने होते हैं, रेडियस के 2 पॉइंट आप लोग नहीं लोगे, और यहां पर चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कमांड अलाउज यू टू मेक द रेक्टेंगल और स्क्वायर इन ऑटोकैड। तो आप लोगों को एक क्लास के अंदर बताया गया था बहुत बार कि अगर REC की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल को आप लोग यहां पर REC एक शॉर्ट कमांड यूज करते हो, तो इसका आंसर यहां पर सी यहां पर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोकैड ड्रॉइंग फाइल। ऑटोकैड जब आप लोगों को पढ़ाई गई थी तो वहां पर बताया गया था कि जो एक्सटेंशन होता है वो आप लोगों का हमेशा पीछे लगता है, और आपकी जो यहाँ पर ड्राइंग और ड्राफ्टिंग होती है वो हमेशा पीछे आएंगी। DWG आपके यहाँ पर ड्राइंग को बताता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लान डॉट ड्राइंग, मतलब प्लान डॉट DWG। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
The basic principle of survey working from whole to part is related to working from whole to part आपका accumulation of errors को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, minor errors will be magnified and uncontrolled। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे making प्लॉटिंग इजियर, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मेकिंग प्लॉटिंग सेंटर टू बाउंड्री, तो ये भी आपका गलत है। लोकलाइज माइनिंग एरर्स, माइनिंग जो आपकी यहाँ पर यहाँ पर जो आपकी माइनर एरर्स है उनको क्या कर देता है, ये लोकलाइज कर देता है, या फिर अपन कह रहे हैं इसका एक्यूमुलेशन कर देता है। तो आंसर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, in a theodolite the line passing through the intersection of the horizontal and vertical cross hair। मैं बताया था आप लोगों को कि ये जो आप लोगों को कि क्रॉस हेयर होते हैं, क्रॉस हेयर का जो सेंटर है एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, ऑब्जेक्ट ग्लास का जो ऑप्टिकल सेंटर है, उन दोनों के बीच की जो लाइन है मिलाने वाली, उस लाइन को आप लोग क्या बोलते हो, लाइन ऑफ साइट बोलते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है, जिसके अबाउट टेलीस्कोप रोटेट करता है। नेट बेंचमार्क, बेंचमार्क तो आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट होता है, आरएल बताता है। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आपका यहाँ पर जो टेलीस्कोप है वो स्विंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटीज फॉर वुड वर्क आर कंप्यूटेड जनरली इन टर्म्स ऑफ। एस्टिमेशन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी तो वहां पे बताया था कि जो आपका वुड वर्क है वो जनरली आपका मीटर क्यूब के अंदर मेजर किया जाता है, जिसके अंदर चौखट होती है आप लोगों की, या फिर आप लोग कोई भी अदर वुड स्ट्रक्चर की बात करो तो वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर किसके अंदर मेजर की जाती है, मीटर क्यूब के अंदर। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर वुड वर्क के अंदर शटरिंग की बात करते हो, डोर फ्रेम की बात करते हो, तो वो आपके यहाँ पर मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली वुड वर्क के लिए पूछा है तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर। तो यहां पर आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑब्जर्व टू बी ए बी 12 डिग्री 24 मिनट 24 मिनट, द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी शुड बी। तो आपको यहां पर क्या बताना है, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन यहां पर आप लोगों को कि अगर आपकी यहां पर जो बियरिंग दी हुई है अगर 180 से कम है तो 180 उसके अंदर जोड़ दो तो आपकी बैक बियरिंग आ जाएगी। और अगर आप लोगों को यहाँ पर जो बियरिंग दी हुई है वो 180 से ज्यादा है तो उसके अंदर से 180 घटा दो तो आपकी यहाँ पर बैक बियरिंग आ जाएगी। तो ये 180 से कम वैल्यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 12 डिग्री 24 मिनट तो कितना हो जाएगा, 192 डिग्री 24 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड इन द केस ऑफ एरिया टू बी सर्वेड इज लेस देन। तो ये आपको क्लास के अंदर बहुत बार क्वेश्चन करवाया हुआ है कि अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज नेग्लेक्टेड, आप लोग नेग्लेक्ट कब करोगे, तो नेग्लेक्ट की बात आप लोग 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर आपका ज्यादा एरिया है तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, उसको वहां पर नेग्लेक्ट नहीं करोगे, और उससे कम एरिया है तो आप लोग यहाँ पर उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 260 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉन्ट्यूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन में क्रॉस ईच अदर ओनली इन केस ऑफ। कॉन्ट्यूर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अपवाद यहां पर यह है कि अगर आपने ओवर हैंगिंग क्लिफ की बात करोगे, ओवर हैंगिंग क्लिफ क्या होगी, कुछ इस तरह से, ये आपकी ओवर हैंगिंग क्लिफ है, तो इसकी अगर बात करोगे तो यहां पर अगर आप लोग कॉन्ट्यूर्स बनाओगे डिफरेंट आरएल्स के लिए तो वो एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको डिटेल में बताई गई है क्लास के अंदर। तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवर हैंगिंग क्लिफ। वहीं केव की बात करेंगे तो ये आपके यहां पर एक ही पॉइंट से होकर सारे के सारे कॉन्ट्यूर गुजरते हैं। द लेंथ ऑफ गंटर चेन, गंटर चेन की बात करेंगे तो गंटर चेन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है आपकी, 66 फीट। यहां पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो लेंथ होती है गंटर चेन की वो कितनी होती है, 66 फीट। नेक्स्ट है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेज ऑन द डैम लाइज आउटसाइड द मिडल थर्ड ऑफ द बेस। अगर आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो कि जो सपोज दैट मैं यहां पर बात करता हूं, ये बेस है और ये आपका
कोई भी सेक्शन बनाया आप लोगों ने, अगर आप कर्ण की बात करो या कोर की बात करो, जिसके अंदर अगर आप लोग लोड लगाते हो तो वहां पे कोई भी टेंशन फेलियर नहीं होता है। जैसे ही इससे बाहर जाते हो, उसने क्या कहा है 1/3 ऑफ द बेस। यहां पर आप लोगों का जो कर्ण होता है वो कितना मानते हैं अपन यहाँ पर, सॉरी एसेंट्रिसिटी जो मानते हैं वो कितनी होती है b/3। अगर इससे अगर आप लोग बाहर जाते हो, अगर इससे बाहर जाओगे तो आप लोगों का यहाँ पर जो फेलियर होगा वो कौन सा होता है, वो फेलियर आप लोगों का यहाँ पर होता है टेंशन फेलियर। एसेंट्रिसिटी सॉरी आप लोगों की b/6 और जो कर्ण की लेंथ होती है वो कितनी होती है b/3। अगर इससे बाहर चले गए तो आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो इससे बाहर अगर लोड लग रहा है तो आपका यहाँ पर जो है डैम का जो आपका यहाँ पर फेलियर होगा वो किससे होगा, टेंशन फेलियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द आईएस रिकमेंडेशन द शेप ऑफ लाइन कैनाल इज। लाइन कैनाल की अगर बात करेंगे तो लाइन कैनाल आपकी यहाँ पर किसके अंदर बनाई जाती है, वो बनाई जाती है हमेशा ट्रेपेजॉइडल के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम की अगर बात करेंगे तो ग्रेविटी डैम के अंदर जो मेजर रजिस्टिंग फोर्स होता है वो उसका सेल्फ वेट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेल्फ वेट ऑफ डैम यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका खुद का वेट ही सबसे ज्यादा पानी को क्या करता है, रजिस्ट करता है। Which of the following is not the mode of failure of gravity dam? ग्रेविटी डैम किस कारण से फेल नहीं होता है। तो अगर आप लोग बात करोगे सीपेज फेलियर, ओवरटर्निंग फेलियर, स्लाइडिंग फेलियर, टेंशन फेलियर, तो यहां पे आप लोग अगर बात करते हो तो चारों ही कहीं ना कहीं एक फेलियर के रीजन है। तो अगर यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन चुनना है और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चुनना है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीपेज फेलियर। एक्चुअल में सीपेज से भी यहां पर फेलियर होता है, लेकिन अगर आप लोग कंक्रीट डैम के अंदर अगर क्या करते हो, आप गैलरी प्रोवाइड कर देते हो, कुछ इस तरह की गैलरी प्रोवाइड की जाती है। यहां पर कुछ इस तरह की गैलरी प्रोवाइड करा दी जाती है, तो यहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, सीपेज फेलियर को रोक सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका सीपेज फेलियर है। बाकी यहां पर चारों ऑप्शन आपके क्या है, सही है। ये चारों ऑप्शन से ही फेलियर होता है, तो इसके अंदर यहां पर बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है वो आंसर यहां पर क्या मानता है। यहां पर अगर एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल आंसर यहां पर ए होना चाहिए। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, तो वो आप बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, बोर्ड का अधिकार है, बोर्ड क्या यहां पर डिसीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजिड डैम। रिजिड डैम कौन सा है। तो यहां पर अगर दो ऑप्शन की बात करते हैं, अर्थन डैम और रॉकफिल डैम, ये दोनों ही रिजिड डैम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बात करोगे ब्यूट्रेस डैम की और ग्रेविटी डैम की, तो ब्यूट्रेस डैम और ग्रेविटी डैम दोनों की दोनों आपके क्या होते हैं, रिजिड डैम होते हैं। ऑप्शन यहां पर भी आपके दोनों सही हैं, ब्यूट्रेस डैम और ग्रेविटी डैम। लेकिन फिर भी यहां पर अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की बात करते हो तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटी डैम हो जाएगा। ब्यूट्रेस डैम आपका रिजिड डैम के अंदर नहीं आएगा। एक्चुअल में ब्यूट्रेस डैम जो बनता है वो भी आपका रिजिड डैम ही होता है। जब मैंने आपको आरसीसी पढ़ाई थी तो वहां पे पढ़ाया था, तो ब्यूट्रेस रिटेनिंग वॉल आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसी तरह से होता है आपका ब्यूट्रेस डैम। तो अगर आप लोग यहां पर देखते हो तो वो भी आपकी आरसीसी की बन रही है और आरसीसी भी आपका रिजिड है। लेकिन अगर आप दोनों में कंपेयर करते हो तो आप ग्रेविटी डैम को यहां पर करेक्ट मानोगे। एक्चुअल में ए और बी दोनों ही सही है, ए भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड्स ऑफ क्लाइमेट दैट द नाइदर एरिड नॉट स्ट्रिक्टली ह्यूमिड इन विच इंफीरियर क्रॉप, इंफीरियर क्रॉप होती है जो क्रॉप ऐसे ही उग जाती है आप लोगों की, कैन बी ग्रोन विदाउट इरिगेशन इज कॉल्ड। तो ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के जो एरिड जोन की अगर बात करेंगे तो एरिड जोन के अंदर ऐसा क्लाइमेट जो होगा वो होता है आपका सेमी एरिड जोन के अंदर होता है। तो आंसर यहां पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सेमी एरिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कर्व स्ट्रक्चर इन विच द ड्रेन इज टेकन ओवर ए कैनाल, द कैनाल वाटर रन्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज। अगर आप लोग यहां पर क्या बात करते हो कि आपका ड्रेन जो है वो ड्रेनेज आपका ऊपर है, ड्रेनेज आपका ऊपर है और कैनाल जो है वो कैनाल कहां है आपकी, नीचे। ये आपकी कैनाल है और ये क्या है आपका, ड्रेनेज है। तो ये क्लास के अंदर आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर ड्रेनेज ऊपर है कैनाल नीचे है तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सुपर पैसेज बोलते हैं। अगर कैनाल ऊपर होती ड्रेनेज नीचे होता तो इसको अपन एक्वाडक्ट बोलते हैं। तो ये आप लोगों के यहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनाई गई है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, बेस पीरियड ऑफ ए क्रॉप इज द टाइम बिटवीन। बेस पीरियड कौन सा होता है? बेस पीरियड होता है जब आप लोग यहां पर क्या करते हो, जो फर्स्ट वाटरिंग करते हो सोइंग के टाइम पे और लास्ट वाटरिंग करते हो, ये आपका यहां पर क्या होता है? बेस पीरियड होता है। वहीं क्रॉप पीरियड की बात करोगे तो जिस टाइम बोओगे और जिस टाइम यहां पर काटोगे वो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? क्रॉप पीरियड। तो बेस पीरियड कौन सा है? फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग, मतलब बोने के टाइम पे आपकी यहां पर जो वाटरिंग होगी, और लास्ट वाटरिंग के टाइम पे आपका यहां पर पानी जो दोगे, तो उन दोनों के बीच का जो अंतराल है वही आपका बेस पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। आपका यहां पर अगर कोई ट्राइंगल है तो उसका वेल कंडीशन के अंदर एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका नियम बहुत बार लिखाया गया है और बहुत बार पढ़ाया गया है, तो ये चीजें आप लोगों की यहां पर गलत नहीं होनी चाहिए। इन एन इलास्टिक मटेरियल द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज ऑलवेज। अगर आप लोग यहां पर इलास्टिक मटेरियल की बात करोगे तो इलास्टिक मटेरियल का जो आपका रिलेशनशिप है वो आपका यहां पर अगर बात करते हो कहां तक? इलास्टिक मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, तो आप लोग इलास्टिक पॉइंट तक बात करोगे। इलास्टिक पॉइंट तक अगर बात करते हो तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है वो लीनियर प्लस नॉन लीनियर होता है। अगर आप लोग यहां पर बात करते हो कोई भी माइल्ड स्टील की अगर बात करते हैं, ये सपोज दैट स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो यहां पर आप लोगों का कर्व कुछ इस प्रकार का प्रोवाइड होता है। ठीक है, यहां पर आप लोग बात करोगे ए पॉइंट है, ये होता है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये बी पॉइंट है, ये होता है आपका इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अगर ए पॉइंट की बात करते हो तो ए पॉइंट आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और यहीं तक आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, तो ए पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड है और उसके अंदर हुक्स लॉ ने क्या कहा? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब ये क्या है? कर्व लीनियर है। उसके बाद आपका जो कर्व है वो लीनियर नहीं है, इसीलिए हुक्स लॉ की जो लिमिट है वो कहां तक है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। तो कुछ ऐसे आप लोगों का, अगर माइल्ड स्टील की बात करोगे तो यहां पे स्ट्रेट प्राप्त होगा, कुछ और मटेरियल्स हैं जिनका आपको स्ट्रेट प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग डिटेल के अंदर जाते हो तो डिटेल के अंदर जो आंसर होगा वो तो होगा लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए वो इसका क्या होना चाहिए? लीनियर भी हो सकता है, और इसके बाद ए से बी के बाद लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से इलास्टिक लिमिट के बाद का जो एरिया है वो क्या होगा आप लोगों का? यहाँ पर नॉन लीनियर होगा। तो आंसर इसका डी एग्जैक्ट यहाँ पर आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहां पर एग्जैक्ट एक एक्सप्लेनेशन यहां पर बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी यहां पर आंसर हो जाएगा। द डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम स्पान एल सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट द मिड स्पान। तो यहां पर आप लोगों की ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस बीम के सेंटर पे आप लोगों ने डब्ल्यू लोड लगाया हुआ है। अब आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो? सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पान क्या है? एल है। स्पान क्या है इसका? एल है। सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट मिड स्पान। तो आपसे पूछा है डिफ्लेक्शन एट सेंटर। सेंटर पे अगर डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो आपको यहां पर डिफरेंट फॉर्मूले लिखवाए गए थे नोट्स के अंदर, बाकायदा आप लोगों को पढ़ाया गया था। और यहां पर जो सेंटर की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है जो कि होता है आपका WL³ अपॉन 48 EI। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये आप लोगों का यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? WL³ अपॉन 48 EI। आंसर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन इन वॉट्स। जब आप लोगों को यहाँ पर टॉर्जन पढ़ाया गया था और उसके अंदर शाफ्ट पढ़ाई गई थी, तो शाफ्ट के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो आपका किस फॉर्मूले से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, 2πnt डिवाइडेड बाई 60। 2πn क्या है आप लोगों का यहाँ पर? n नंबर ऑफ रोटेशन, t क्या है? टॉर्जन, और 60 आप लोगों का यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहां से आप लोग पावर निकाल सकते हो। तो ये आप लोगों का यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया था, नोट्स के अंदर भी आपको ये फॉर्मूला लिखाया गया है, नोट्स आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL W along the full span L, the maximum bending moment at the center would be। अगर आप लोगों का यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके अंदर आपका यहाँ पर UDL लग रहा है अलोंग फुल स्पान पे आपका यहाँ पर UDL लग रहा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है सपोज दैट, और इस पर यहाँ पर क्या लग रहा है? UDL लग रहा है।
और यूडीएल कितना है, W पर मीटर। अगर आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हो तो बेंडिंग मोमेंट आपका मिड में मिलता है और जिसका यहाँ पर वैल्यू होती है WL² डिवाइडेड बाई 8। ये आपके यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा और इसका यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी WL² बाई 8। जितनी भी अपन यहाँ पर आरसीसी की डिजाइनिंग करते हैं वो अपन इसी बेंडिंग मोमेंट के आधार पे करते हैं, क्योंकि ये एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट यूडीएल के केस में नहीं आ सकता। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा WL² डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए ट्रायंगुलर लोड वेरिंग ग्रेजुअली फ्रॉम 0 एट बोथ एंड। बोथ एंड पे कितना है, 0 है पर मीटर एट द सेंटर, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यहाँ पर W जो है वो आपका कहां पर है, सेंटर पर है। तो ये आप लोगों की यहाँ पर बीम है, इस बीम पर आप लोगों का यहाँ पर क्या लग रहा है, कुछ इस तरह से लोड लग रहा है। ये कितना है आपका, W पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को लेंथ यहाँ पर नहीं दी गई है। क्वेश्चन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगर ऑब्जेक्शन लगाते हो तो डिलीट होने के चांसेज है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ नहीं दी गई है। अभी जो आंसर निकालेंगे अपन लेंथ मान के, तो वो भी यहाँ पर कुछ आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या कर सकता है, डिफर कर सकता है, जो कि मैं अभी बताता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपके और यहाँ पर W पर मीटर है, तो इसके अंदर अपन टोटल फोर्स निकालते हैं। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार। आधार क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर L, सपोज दैट मैंने माना L, इंटू ऊंचाई कितनी है W, तो ये कितना हो जाएगा WL बाई 2, ठीक है। तो ये आपका टोटल फोर्स हो गया। मैंने क्या बताया कि सिमेट्रिक अगर आप लोगों की यहाँ पर क्या है, आप लोगों की कोई भी सिमेट्रिक अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अपन ने लोडिंग लगा रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में से अगर काटते हैं तो सिमेट्रिक आपकी लोडिंग लगी हुई है, तो उस केस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो आपके रिएक्शन है वो आपके बराबर भागों में बट जाते हैं। तो यहाँ पर RA इक्वल टू RB इक्वल टू क्या हो जाएगा WL बाई 4। RA इक्वल टू RB कितना हो जाएगा WL बाई 4। तो यहां पर अपन देखते हैं कि अपने पास शियर फोर्स जो है वो आपका यहां पर देखेंगे कि अगर मिडिल की बात करते हैं तो मिडिल में आपका 0 होगा और सपोर्ट्स पर क्या होगा, मैक्सिमम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका WL बाई 4। लेकिन यहां पर लेंथ जो है वो मेंशन नहीं दी हुई है, लेंथ मेंशन नहीं की है, लेकिन जो लोडिंग है वो W पर मीटर में दी हुई है, ठीक है। लोडिंग W पर मीटर में है लेकिन लेंथ मेंशन नहीं है, तो यहां पर बस इसी चीज की यहां पर कमी है। तो अगर आप लोग यहां पर बात करते हो W पर मीटर में दिया हुआ है, अगर WL की बात करोगे तो ये तो टोटल लोड हो गया। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कैपिटल W डिवाइडेड बाई 4। लेकिन यहां पर आपको अगर लेंथ दी हुई होती तो ये आपका यहां पर ऑप्शन भी चेंज होता थे और आंसर भी यहां पर करेक्ट निकल के आता। तो थोड़ी सी यहां पर डेटा की क्या है, इनसफिशियंट है। तो यहां पर आपका आंसर होगा W बाई 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर ऑब्जेक्शन लग सकता है, ऑब्जेक्शन आप अगर लगाना चाहो तो यहां पर लगा सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर R, बेंडिंग मोमेंट M एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज गिवन एज। तो ये आप लोगों को जो बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन है, बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन का आप लोगों को पूरा डेरिवेशन कराया था। डेरिवेशन के अंदर आप लोगों को फाइनल रिलेशनशिप बताया था M अपॉन EI सिग्मा अपॉन Y इक्वल टू M अपॉन I इक्वल टू E अपॉन R। ये आपका फाइनल रिलेशनशिप है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, फाइनल आपको यहाँ पर बताना है M की वैल्यू अगर निकालते हैं तो M क्या हो जाएगा आपका सिग्मा आपका यहाँ पर R और M में यहाँ पर मेजर किया हुआ है, तो आप इन दो इक्वेशंस को ही यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M इक्वल टू EI अपॉन R। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आप लोगों का एक करेक्ट आंसर मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, C करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर देखा कि जो भी आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस या तो जॉनटेक की टेस्ट सीरीज से आए हैं या जॉनटेक के पूरे जो क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके बाहर हैं, वरना मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के क्लास नोट से आए हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर PDF के अंदर प्रोवाइड कराए थे और ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर हमने हैंड रिटन नोट्स लिखवाए थे, उनके अंदर से एज इट इज यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे वो देख सकते हो कि इनका अपने डिटेल्ड सॉल्यूशन कर लिया है, जिनके सही आंसर है वो अपन ने निकाल लिए हैं और जो ऑब्जेक्शन लग सकते हैं वो आप लोगों को बता दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।